नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरवल्ली आप सभी का एक बार फिर से आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी जो है वो करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो चैनल है भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इसे जितना हो सके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारी डेली की अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल को जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि मैं आपको पता है कि हम आपको इस चैनल में भी पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम अपने इस चैनल में आपको जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं वो करवा रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको यूजीसी, नेट, सीटेट, पीटेट, हिंदी पेपर 2 की तैयारी तो करवा ही रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे यूजीसी के पेपर 1 की भी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, जिसकी अगर आप बेल बटन दबा देते हो तो आपको उसकी डेली की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। इसलिए डेली की अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, तो जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में हम कर रहे हैं जो टॉपिक है वो आदिकाल का नामकरण, ठीक है, उसका जो विशेषताएं हैं ये सब हम कर चुके हैं। काल विभाजन भी हम इतिहास का कर चुके हैं। अब हम आज वो करेंगे आदिकाल का परिचय थोड़ा सा करके, तो आदिकाल की परिस्थितियाँ आज हम करेंगे। आदिकाल का जो राजनीतिक इतिहास, अगर हमने परिस्थितियाँ करनी है तो हम पहले ये देख लें कि इतिहास क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले ये एक देख रहे हैं कि आदिकाल का जो राजनीतिक इतिहास है वो राजपूतों के उत्थान पतन तथा मुसलमानों के आक्रमण एवं उनके शासन स्थापना का इतिहास है। ठीक है, जो आदिकाल का राजनीतिक इतिहास राजपूतों के उत्थान का, पतन का तथा मुसलमानों के आक्रमण एवं उनके शासन स्थापना का इतिहास है। इस काल में देश को एक सुदृढ़ एवं केंद्रित शासन का अभाव था। ठीक है, संपूर्ण राष्ट्र जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो केंद्रीय शासन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने करना है आदिकाल की परिस्थितियाँ, तो हम पहले देख लेते हैं आदिकाल का परिचय। ठीक है, इतिहास शब्द जो है वो इति प्लस ह प्लस आस से निर्मित है, जिसका अर्थ है ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ होगा। मतलब इति ह आस, मतलब ऐसी आस है, ऐसा अनुमान है कि ऐसा हुआ होगा उस समय या ऐसा हुआ था उस समय, इसीलिए उसे इतिहास कहा जाता है। जो चीज़ का अनुमान हो कि ऐसा हुआ था, ठीक है, ऐसा हुआ है, तो वो क्या हो गया, इतिहास, जिसका अर्थ है ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ होगा। इस प्रकार अतीत की घटनाओं के कालक्रम में संयोजित इतिवृत्त को इतिहास माना जाता है। इतिहास की घटनाओं में संयोजित इतिवृत्त को इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक दृष्टियों एवं सामग्री स्रोतों के आधार पर लिखा गया। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो अनेक दृष्टियों पर और सामग्री के स्रोतों के आधार के ऊपर लिखा गया, किंतु इसके आरंभ का जो विवाद है वो पूर्वतः जो है वो होता ही रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों में, जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार हैं उनमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका इतिहास सन 700 ईस्वी से सन 1380 तक के कालखंड को चारण काल से अभिहित किया। ये हमें पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में जब नामकरण किया है तो हमें पता है इसका कि हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका जो इतिहास का सन है वो 1700 ईस्वी से 1380 तक का माना है और इसके कालखंड को उन्होंने चारण काल के नाम से अभिहित किया है। ये किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी महत्व जो है वो निर्विवाद है। ठीक है, निस्संदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी सीमाओं में वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक है। जो इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है वो हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी सीमाओं में वैज्ञानिक भी है और प्रमाणिक है, परंतु फिर भी कुछ चीज़ों का अभाव रहना जो स्वाभाविक था।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम कर रहे हैं आदिकाल साहित्य की आधार सामग्री के आदिकाल के साहित्य की आधार सामग्री क्या थी। इतिहास लेखन की अनेक विध समस्याओं में से आधारभूत समस्या सामग्री की मानी जाती है। ठीक है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों का इतिहास लिखने में सर्वाधिक कठिनाई का सामना इतिहासकारों को करना पड़ा। इतिहास लेखन की अनेक विध समस्याओं में से आधारभूत समस्या सामग्री की मानी जाती है और हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों का इतिहास लिखने में सर्वाधिक कठिनाई का सामना जो है वो इतिहासकारों को करना पड़ा, क्योंकि एक तो आधारभूत सामग्री बहुत कम उपलब्ध हो पाई थी, दूसरा प्राप्त सामग्री की प्रमाणिकता भी जो थी वो संदिग्ध थी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय उपलब्ध सामग्री अपूर्ण और पर्याप्त तथा संदिग्ध थी। जब आचार्य रामचंद्र ने ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था तो उस समय जो सामग्री उपलब्ध हुई थी वो अपूर्ण थी, ठीक है, पर्याप्त तथा संदिग्ध थी, परंतु उसके पश्चात बहुत सी नई सामग्री भी प्रकाश में आई। ठीक है, आज हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन के संबंध में डॉक्टर नेगेंद्र की धारणा है कि हिंदी साहित्य के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। हिंदी साहित्य के पुनर्लेखन की आवश्यकता 2 बातों पर है। किसने कहा? डॉक्टर नेगेंद्र ने कहा कि हिंदी साहित्य को पुनर्लिखना चाहिए। इसकी हिंदी साहित्य के पुनर्लेखन की 2 आवश्यकताएं भी उन्होंने बताई कि क्यों आवश्यकता है। 2 बातें उन्होंने बताई हैं, वो हैं साहित्य चेतना का विकास, नवीन शोध परिणाम। प्रत्येक युग में साहित्यिक चेतना में परिवर्तन एवं विकास होता रहा है। हर युग में जो नवीन शोध तरीके आए हैं, प्रत्येक युग में साहित्यिक चेतना में भी परिवर्तन आए हैं, विकास भी हुआ है, इसलिए दोबारा से ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहिए। प्रमुख कारण ये है कि पिछले दशकों में निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आई है। मतलब और क्या बात है कि पहले तो जब लिखा था तो तब इतनी सामग्री नहीं थी, लेकिन अब निरंतर प्रयास के बाद कितने दशकों के पश्चात जो ये अनुसंधान के फलस्वरूप जो प्रचुर नवीन सामग्री जो है वो हमारे पास अब मिल गई है। इसलिए अब अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे दोबारा से तो वो बड़ा ही निखरा हुआ आएगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर नेगेंद्र ने। अब हम करने जा रहे हैं आदिकाल की परिस्थितियाँ। ठीक है, तो आदिकाल की जो 4 परिस्थितियाँ हैं, कौन कौन सी? राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ एवं साहित्यिक परिस्थितियाँ। ठीक है, इनके अंतर्गत हम देखेंगे आदिकाल में राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, समाज की परिस्थितियाँ कैसी थी, धर्म की कैसी परिस्थितियाँ थी और साहित्य की क्या परिस्थितियाँ थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं आदिकाल की परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सिद्ध काल, सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल, चारण काल आदि अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं। हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल या आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं। ठीक है, तो अब जो पहली परिस्थिति है वो है राजनीतिक परिस्थितियाँ। आदिकाल, अब राजनीति से ही पता चल रहा है, राजनीति से रिलेटेड इसमें सारी राजनीति आ जाएगी कि राजनीति कैसी थी उस समय। ठीक है, आदिकाल का राजनीतिक इतिहास राजपूतों के उत्थान, पतन तथा मुसलमानों के आक्रमण एवं उनके शासन स्थापना का इतिहास है। ये तो पता ही है हमें। ठीक है, आदिकाल का राजनीतिक इतिहास राजपूतों के उत्थान, पतन तथा मुसलमानों के आक्रमण एवं उनके शासन स्थापना का इतिहास है। इस काल में देश को एक सुदृढ़ एवं केंद्रीय शासन का अभाव था। संपूर्ण राष्ट्र छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन अत्यधिक कमज़ोर हो गया। इसी बीच महमूद गजनवी ने देश पर आक्रमण करके देश की राजनीतिक धारा को मोड़ दिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो राजनीति थी बहुत कमज़ोर हो गई, तो जब महमूद गजनवी ने देखा कि हाँ अब तो ये कमज़ोर है तो अब आक्रमण करना चाहिए, उसने उसी समय आक्रमण किया तो देश की राजनीतिक धारा को मोड़ दिया। उसके बाद विदेशी मुसलमान शक्तियों ने बराबर आक्रमण करके मुस्लिम शासन का मार्ग खोल दिया। ठीक है, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, राजनीतिक धारा को मोड़ दिया, तो क्या हुआ? इसके बाद विदेशी मुसलमान शक्तियों ने भी बराबर आक्रमण करके मुस्लिम शासन का मार्ग खोल दिया। इस काल में पारस्परिक युद्ध एवं जो विवाद थे, जो आक्रमण थे, वो
आक्रमणों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि साहित्यकारों को विवश होकर वीर गाथात्मक रचनाओं को लिखना पड़ा, क्योंकि वीर युद्ध के बारे में था, वीरों के बारे में था, तो इसलिए उनको विवश होकर साहित्यकारों को वीर गाथात्मक रचनाओं को लिखना पड़ा। इन रचनाओं का उद्देश्य समाज को इस योग्य बनाना था कि वे देश के लिए अपने प्राणों को बाजी लगा सकें। इस योग्य बनाना था कि वो देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सकें। ठीक है, अब दूसरा आ जाती हैं हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियाँ तो हमने देख ली कि बहुत ख़राब थी। ठीक है, पहले गजनवी ने आक्रमण कर दिया, फिर उसके बाद बाहरी मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया और मुस्लिम जो शासन था उसके लिए राह बना दी उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसके साहित्यकार थे उनको मजबूर होकर वीरगाथात्मक रचनाएं भी लिखनी पड़ी। ठीक है, जिससे इसका जो नाम है आदिकाल का वीरगाथा काल भी कहा जाता है। अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं हमारी सामाजिक परिस्थितियों की। आदिकाल में समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में बंटा हुआ था, एक सेवक, दूसरा सेव्य। सेव्य वर्ग में राजा, सामंत एवं सरदार तथा सेवक वर्ग में प्रजा, दास, दासी, भाट, वैश्य आदि थे। ठीक है, जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी उनमें क्या था, समाज जो है वो 2 वर्गों में बंटा हुआ था, एक जो सेवक वर्ग, दूसरे जो सेव्य वर्ग। सेव्य वर्ग में राजा, सामंत, सरदार, ठीक है, आ जाते थे, और जो सेवक वर्ग में थे उनमें प्रजा, दास, दासी, भाट, वैश्य आदि आते थे। सेवक वर्ग जो था वह दूसरे वर्ग की सेवा और मनोरंजन में ही लगा रहता था। राजपूत वर्ग स्वार्थ, अहंकार एवं संकीर्णता से परिपूर्ण होकर राजनीतिक एकता को खंडित कर रहा था। कौन कर रहा था? राजपूत वर्ग स्वार्थ में आ चुका था, अहंकार में आ चुका था, संकीर्णता से परिपूर्ण होकर राजनीतिक एकता को ख़त्म कर रहा था। समाज में जात पात संबंधी भेदभाव ज़्यादा बढ़ रहे थे। स्त्रियों में आत्म उत्सर्ग की भावना थी, वे जौहर व्रत में विश्वास रखती थी। उस काल में पत्नी वीर पति की, बहन वीर भाई की और माताएं वीर पुत्र की कामना करती थी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ गई धार्मिक परिस्थितियाँ। आदिकाल में धार्मिक एकता भी संतोषजनक ना थी, ना तो राजनीतिक एकता अच्छी थी, ना ही सामाजिक एकता, क्योंकि हमने पढ़ा समाज 2 वर्गों में बंटा हुआ था। ठीक है, भेदभाव था। अब धार्मिक भी जो परिस्थितियाँ हैं वो संतोषजनक नहीं थी। बौद्ध धर्म का लगभग पतन हो चुका था, फलस्वरूप ब्राह्मण धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था पुनर्जीवित हो रहे थे। पुनर्जीवित हो रहे थे। बौद्ध धर्म का लगभग पतन हो चुका था, फलस्वरूप ब्राह्मण धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था पुनर्जीवित हो रहे थे। हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त था। शैवों में कापालिक भैरवी शक्ति जग रही थी, तो लिंगायत संप्रदाय आडंबर का विरोध कर रहा था। हठ योग और शक्ति संप्रदाय का प्रचार चल रहा था। इसी समय इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुसलमानों की बर्बर सेना ने सभी हिंदू धर्मों, संप्रदायों, मठ और मंदिरों को नष्ट करने का अभियान चलाया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारी फोर्थ, जो है साहित्यिक परिस्थिति। आदिकाल में कवियों पर अत्यधिक उत्तरदायित्व था। वे कवि और सैनिक दोनों थे। एक ओर तो कवि जन जन में वीरता की भावना भरते थे, तो दूसरी ओर अपने हाथों में तलवार ग्रहण करके युद्ध में सबसे आगे जाते थे। आदिकाल में कवियों पर अत्यधिक उत्तरदायित्व था। वे कवि और सैनिक दोनों थे। एक और तो वो कवि जन जन में वीरता की भावना भरते थे कविताएं लिखकर, वैसी तो दूसरी ओर अपने हाथों में तलवार ग्रहण करके युद्ध में भी सबसे आगे जाते थे। इस काल में कवि चारण वृत्ति वाले होते थे। इनकी कविताएं अतिशयोक्ति होती थी। राजाओं की बढ़ चढ़कर, अपने आश्रयदाताओं की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करते थे। देश समाज आदि इस काल के साहित्य में नगण्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी 4 परिस्थितियाँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हुए तो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।